स्टार्ट। आजकल सरकारी प्रोत्साहन के कारण अर्थव्यवस्था के सभी घटकों में निजी क्षेत्र का वर्चस्व बढ़ रहा है। स्टॉप। ऐसे में शिक्षा का क्षेत्र निजीकरण से प्रभावित हुए बिना कैसे रह सकता है। स्टॉप। शिक्षा के निजीकरण का अर्थ है शिक्षा के क्षेत्र में सरकार के अतिरिक्त गैर सरकारी भागीदारी। स्टॉप। वैसे तो ब्रिटिश काल से ही निजी संस्थाएं शिक्षण कार्य में संलग्न थीं, लेकिन स्वतंत्र भारत में उनकी भागीदारी में बहुत वृद्धि हुई है। स्टॉपेरा। प्रारंभ में, भारतीय संविधान में शिक्षा विषय को राज्य सूची के अंतर्गत शामिल किया गया था, लेकिन बाद में केंद्र सरकार ने यह अनुभव किया कि चूंकि शिक्षा प्रत्यक्ष रूप से राष्ट्र के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, इसलिए यह केंद्र सरकार के लिए भी महत्व का विषय है। स्टॉप। अतः शिक्षा के क्षेत्र में एक रूपता लाने, विस्तार करने एवं इसमें केंद्र सरकार की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए वर्ष 1976 में इसे संविधान के 42वें संशोधन द्वारा समवर्ती सूची में शामिल किया गया। स्टॉपेरा। स्वतंत्रता के पश्चात जहां एक और हमारे पास संसाधनों का अभाव था, वहीं दूसरी ओर जनसंख्या में भी तीव्र गति से वृद्धि हुई। स्टॉप। अतः एक बड़ी आबादी के लिए शिक्षा की समुचित व्यवस्था करना सरकार के वश की बात नहीं थी, इसलिए भारत में शिक्षा में निजी क्षेत्र को बिना किसी अवरोध के प्रोत्साहन दिया गया। स्टॉप। निजी क्षेत्र को शिक्षा की ओर आकर्षित करने के लिए सरकार ने कई कदम उठाए, जैसे निजी संस्थानों को आर्थिक सहायता देना, उनके लिए अनुदान का प्रावधान करना, शैक्षणिक इमारत हेतु कम मूल्य पर भूमि उपलब्ध कराना आदि। स्टॉपेरा। भारत में ऊपरी तौर पर शिक्षा दो भागों में विभक्त किया जा सकता है। पहला स्कूली शिक्षा तथा दूसरा विश्वविद्यालयी शिक्षा या उच्च शिक्षा। स्टॉप। आज इन दोनों ही क्षेत्रों में निजी संस्थानों की भागीदारी दृष्टिगोचर होती है। स्टॉप। यही कारण है कि यहाँ सरकारी शिक्षा व्यवस्था के समानांतर निजी शिक्षा प्रणाली भी संचालित है। स्टॉप। शिक्षा के निजीकरण ने इस क्षेत्र के प्रसार में सकारात्मक योगदान दिया है। स्टॉपेरा। शिक्षा के निजीकरण के कारण शिक्षा का प्रसार तेजी से हो रहा है। स्टॉप। जिन लोगों को प्रतियोगी परीक्षाओं में असफल रहने के कारण किसी व्यावसायिक या अन्य पाठ्यक्रम में प्रवेश नहीं मिल पाता, वे अधिक धन खर्च करके मनोवांछित शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। स्टॉप। इस तरह, शिक्षा के निजीकरण के कारण देश का धन सकारात्मक कार्यों में लग रहा है। स्टॉप। नई शिक्षण संस्थाओं की स्थापना के कारण नवयुवकों को रोजगार के नए अवसर उपलब्ध हो रहे हैं। स्टॉपेरा। शिक्षण से संबंधित व्यवसायों को भी गति मिल रही है। स्टॉप। पिछले कुछ वर्षों में उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले लोगों की संख्या में तेजी से वृद्धि हुई है। स्टॉप। इतनी अधिक संख्या में प्रतिवर्ष सरकारी नौकरियों का सृजन कर पाना संभव नहीं। स्टॉप। निजी संस्थाओं की अधिकता के कारण इन लोगों को भी रोजगार के अवसर उपलब्ध हो रहे हैं। स्टॉप। इस तरह, शिक्षा के निजीकरण के कारण देश के आर्थिक विकास को भी गति मिल रही है। स्टॉपेरा। यही नहीं, शिक्षा के क्षेत्र में निजी भागीदारी से उत्पन्न प्रतिस्पर्धा के फलस्वरूप शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार भी हो रहा है। स्टॉप। निजी शिक्षण संस्थानों में योग्य शिक्षकों को बेहतर वेतनमान पर भर्ती किए जाने से, शिक्षकों की दशा में सुधार के साथ साथ शिक्षित लोगों के लिए रोजगार
के अधिक अवसर उपलब्ध हो रहे हैं। स्टॉप। इस तरह शिक्षित लोगों को इसके जरिए रोजगार के साधन उपलब्ध कराने एवं शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार हेतु शिक्षा में निजीकरण को बढ़ावा देना उचित है। स्टॉप। पैरा। शिक्षा में निजीकरण से यदि कुछ लाभ हुए हैं तो इसके नुकसान भी कम नहीं है। स्टॉप। शिक्षा में निजीकरण के कारण स्थिति अब ऐसी हो चुकी है कि इस पर अंकुश लगाने की आवश्यकता महसूस की जाने लगी है। स्टॉप। निजीकरण को बढ़ावा देने के लिए अनुदान एवं सरकारी सहायता के फलस्वरूप भारत में निजी शिक्षण संस्थाओं की बाढ़ सी आ गई है। स्टॉप। इनमें से अधिकतर निजी शिक्षण संस्थाएं रेवड़ियों की तरह डिग्रियां बांट रही हैं। स्टॉप। जगह जगह डीम्ड विश्वविद्यालय खुल रहे हैं। स्टॉप। पैरा। शिक्षा आज व्यापार का रूप धारण कर चुकी है। स्टॉप। शिक्षा के निजीकरण का लाभ निर्धन लोगों को नहीं मिल रहा है, क्योंकि निजीकरण से शिक्षा महंगी हो गई है। स्टॉप। शहरों के निजी विद्यालयों में प्राथमिक स्तर की कक्षाओं के बच्चों से भी हजारों रुपए मासिक शुल्क लिया जा रहा है। स्टॉप। आम आदमी अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दिलवाने के लिए इतने शुल्क को वहन करने में अक्षम है। स्टॉप। पैरा। शिक्षा के निजीकरण के कारण कोचिंग एवं ट्यूशन संस्कृति को बढ़ावा मिला है। स्टॉप। बड़े बड़े उद्योगपति भी शिक्षा में धन का निवेश कर रहे हैं। स्टॉप। शिक्षा में धन के निवेश को अच्छा कहा जा सकता है, किंतु उनका उद्देश्य शिक्षा का विकास नहीं, बल्कि धन कमाना होता है, जिसके कारण कई अन्य समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। स्टॉप। उद्योगपति धन का निवेश करने के बाद धन कमाना चाहते हैं, इसके लिए वे शिक्षकों एवं अभिभावकों का शोषण करते हैं। स्टॉप। पैरा। शिक्षा के निजीकरण से भारत में निजी शिक्षण संस्थानों की बाढ़ सी आ गई है, किंतु लाखों की संख्या में मौजूद इन निजी शिक्षण संस्थानों में से 90% संस्थान या तो शिक्षण की गुणवत्ता के पैमाने पर खरे नहीं उतरते या फिर उनके पास पर्याप्त मात्रा में शैक्षिक संसाधन नहीं है। स्टॉप। इन सबके अतिरिक्त निजीकरण के कारण फर्जी शिक्षण संस्थानों की संख्या भी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, जो चिंता का विषय है। स्टॉप। पैरा। इस तरह निजी क्षेत्र में प्रबंधन की अक्षमता एवं मनमानी के कारण न तो शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति हो पा रही है और न ही गुणवत्ता के पैमाने पर ये शिक्षण संस्थान खरे उतर पा रहे हैं। स्टॉप। इसके साथ ही निजी क्षेत्र के शैक्षिक संस्थानों द्वारा शोषण एवं गलत मार्गदर्शन के कारण लाखों विद्यार्थियों का भविष्य अंधकारमय हो रहा है। स्टॉप। यही कारण है कि शिक्षा के निजीकरण के औचित्य पर सवाल उठाए जा रहे हैं। स्टॉप। पैरा। पहले धनी व्यक्तियों द्वारा शिक्षण संस्थानों की स्थापना सामाजिक सहयोग एवं उत्तरदायित्व निभाने के लिए की जाती थी। स्टॉप। अब इसका उद्देश्य सामाजिक सहयोग न होकर धनार्जन हो गया है, इसलिए शिक्षा के निजीकरण से जो लाभ होना चाहिए, वह समुचित मात्रा में समाज को प्राप्त नहीं हो रहा है। स्टॉप। यदि शिक्षा के निजीकरण में मुनाफाखोरी की प्रवृत्ति पर रोक लगाई जाए एवं शिक्षकों की सेवा शर्तों का संरक्षण सरकार द्वारा हो, तो शिक्षा के निजीकरण के लाभ वास्तविक रूप में मिल पाएंगे। स्टॉप। शिक्षा की अनिवार्यता के दृष्टिकोण से इसके सार्वभौमीकरण
की बात की जा रही है, स्टॉप। इस कार्य में निजी सहभागिता अनिवार्य है, इसलिए शिक्षा का निजीकरण तो अनिवार्य है, किंतु इसमें इस बात का पूरा ध्यान रखा जाना चाहिए कि शिक्षा के उद्देश्य बाधित न होने पाएं, स्टॉप।